ओके, सो अपूर्व भाई, जैसे कि स्टार्टअप की हम बात करते हैं ना, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये एक नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं वो दिमाग में आता है ये बहुत ही अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है, या प्रोबेबली इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए है। तो अगर मान लो किसी को स्टार्टअप में इंडिया में पार्टिसिपेट करना है, तो क्या कोई छोटी अमाउंट से भी पार्टिसिपेट कर सकता है, या तो कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकता है? सो पंकिल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड ये बहुत इन्वेस्टर के मन में होगा ये क्वेश्चन, आई एम प्रीटी श्योर। उससे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, सेबी ने डिफाइन किया हुआ है कि आप अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक्रेडिटेड इन्वेस्टर होने चाहिए। उसका भी एक डेफिनेशन है कि आपकी फाइनेंशियल नेटवर्थ एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी मिनिमम ऑफ 2 crores, ओके, एक्सक्लूडिंग द प्राइमरी रेसिडेंस जहाँ पे आप रह रहे हो। ओके, राइट, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। अगर आप एक्रेडिटेड इन्वेस्टर नहीं हो तो आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप नहीं कर सकते हो लीगली स्पीकिंग। दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद आपका थोड़ा बहुत बिजनेस का या उसके रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का। अगर कोई, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यंग ग्रेजुएट पासिंग आउट ऑफ द कॉलेज सेइंग दैट मेरी नेटवर्थ है एंड आई वांट टू इन्वेस्ट, सेबी के दिमाग में वो डर रहेगा, कोई भी रेगुलेटर के दिमाग में डर रहेगा कि उसको शायद अभी समझ नहीं होगी बिजनेस की। सो 21 years of age can make you an adult by definition, but whether you are capable enough to invest in a startup or not, उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी जरूरी है। तो सेबी हैज लेड आउट सम क्राइटेरियाज, ओके, सिंपल वंस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि आपकी नेटवर्थ 2 crores की तो होनी ही चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अगर किसी के पास वो अगर क्राइटेरिया मीट हो जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन इज कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कौन सी अमाउंट एलोकेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ, रेगुलेटेड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए किसी का भी कमिटमेंट वैल्यू शुड बी 25 lakhs मिनिमम। ओके, बट ये 25 lakhs का कमिटमेंट इज टू बी ऑनर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि आपका फर्स्ट चेक 25 lakhs का होना चाहिए। ओके, कोई भी स्टार्टअप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका स्टार्टअप आपका इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा भी हो सकता है, कुड बी 2.5 lakh rupees पर कंपनी। अब 2.5, आपको अगर कोई शार्क टैंक में आप देखते हो कोई कंपनी, आपको वो कंपनी अच्छी लगती है, आउटसाइड ऑफ शार्क टैंक ऑल्सो आप किसी प्रमोटर को मिलते हो और आपको वो कंपेलिंग स्टोरी लग रही है, यू कैन इन्वेस्ट एज लिटिल एज 2.5 lakh rupees ऑल्सो इन अ स्टार्टअप, टेक्निकली स्पीकिंग। ओके, तो एक कोई भी इन्वेस्टर एक स्टार्टअप का पोर्टफोलियो बना सकता है विथ फ्यू इन्वेस्टमेंट्स लाइक दिस, बट उसका कमिटमेंट ऑन डे 1 शुड बी ऑफ 25 lakhs। दूसरी चीज हम बोलते हैं जो इतना ओपनली डिफाइंड नहीं है, बट हम मानते हैं कि इन्वेस्टर को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। या आप अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, आपने डिसाइड किया कि आपको XYZ एक ही कंपनी का या एक ही ग्रुप के शेयर्स लेने हैं, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, आप फिर भी एक कंपनी का शेयर ले सकते हो। स्टार्टअप्स के लिए टेक्निकली आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हम बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 10, 12, 15 स्टार्टअप में तो होना ही चाहिए। ओके, आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करो, फिर बोलो कि एक कंपनी में क्या रिजल्ट आएगा 5 साल में देखता हूं, उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। वो करना इज नॉट एन आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर एनी इन्वेस्टर। ये बहुत ही सिंपल चीज है। बट पोर्टफोलियो अगर किसी को बनाना है तो 2.5 lakh रुपए के मल्टीपल में आप इन्वेस्ट करके कर सकते हो। ओके, दूसरा एक ऑप्शन ये है कि स्टार्टअप्स के फंड्स होते हैं, जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स है, PMSs है, AIF है, ऐसे स्टार्टअप के भी AIF होते हैं। ओके, जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप बात करें, इन्वेस्ट करते हैं, उस कैटेगरी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज भी 25 lakhs की होती है। ओ, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें 1 crore का कमिटमेंट करना पड़ता है जो बाकी के AIF में होता है। इसमें भी ये 25 lakhs आपको इन मोस्ट ऑफन केसेस अपफ्रंट नहीं देने होते हैं। आप 20%, 25% ऑफ द मनी अभी दोगे, फिर फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा। जैसे ही वो 5 लाख 7 लाख दिए हैं वो खत्म होने को आता है, आपसे फिर से एक बार 5 लाख मांगेगा। तो पोर्टफोलियो उस तरह से वो बिल्ड करता जाएगा फंड मैनेजर, और आपका पोर्टफोलियो उसी तरह से बिल्ड होता जाएगा।
अब आप खुद समझ नहीं सकते हो कि कौन सा स्टार्टअप अच्छा है और कौन सा स्टार्टअप अच्छा नहीं है, तो आप ऐसे किसी फंड मैनेजर को पैसा दे सकते हो जो मैनेज करेगा, और वो आपका फंड को एलोकेट करके एक स्टार्टअप का आपका 20, 25, 30 स्टार्टअप का पोर्टफोलियो बना के आपको दे सकता है। वो भी एक ऑप्शन है। तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो और डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, स्टार्टअप में भी ऐसे फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। ओके, सुपर। तो मतलब जो अभी तक हमारे दिमाग में जो एक स्टार्टअप को लेके एक जो थॉट था कि यू नीड अ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस स्टार्टअप, तो वैसा नहीं है, कोई भी इनफैक्ट 25 लाख से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जैसे आपने बताया उसमें भी अपफ्रंट नहीं देना है, प्रोबेबली करेक्ट, इनिशियली छोटा अमाउंट एंड देन हर 6 महीने में या हर रेगुलर इंटरवल पे अमाउंट करके आपको 2-2.5 साल में वो इन्वेस्टमेंट पूरा करना होता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये चलो इन्वेस्टमेंट तो किसी ने 2-2.5 साल में कंप्लीट कर लिया, बट उसके बाद पैसा रिटर्न आना कब शुरू हो सकता है उसके अंदर? करेक्ट। सी, इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में करते हैं या कहीं और, एट द एंड ऑफ द डे एग्जिट स्ट्रैटेजी किसी के भी दिमाग में होनी ही चाहिए। अगर किसी इन्वेस्टर ने, मैं पहले फंड की बात करता हूँ, किसी भी फंड के अंदर स्टार्टअप के कोई इन्वेस्टर है जिसने एक फंड में पैसा दिया हुआ है, फंड मैनेजर का एंडेवर ये रहेगा कि सबसे पॉसिबल टाइम में, सबसे कम टाइम नहीं बोलूँगा, सबसे पॉसिबल टाइम में कैसी एग्जिट मिल सकती है और कितने मल्टीप्लायर पे मिल सकती है, वो फंड मैनेजर के दिमाग में ऑल द टाइम उसके दिमाग में रहेगा। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कोई कंपनी बिल्कुल अर्ली स्टेज है, प्रोडक्ट बनी हुई है, कस्टमर्स बनने शुरू हुए हैं, अभी रेवेन्यू की जस्ट शुरुआत है, उस टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन इतना बड़ा नहीं होता है। अब वो कंपनी में उस टाइम पे अगर मैंने और आपने मिलकर इन्वेस्ट किया पैसा, अब उस पैसे से कंपनी का ग्रोथ थोड़ा और बढ़ता है और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है, सेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं। नाउ द मोमेंट सेल्स नंबर स्टार्ट इंप्रूविंग, उसके दिमाग में रहेगा कि ही विल नीड मोर मैन पावर टू ग्रो इवन बिगर। अब मैन पावर की बात आएगी, टेक्नोलॉजी की बात आएगी, उसके लिए उसको और शायद पैसा लगेगा। ही विल गो फॉर वन मोर राउंड ऑफ फंड रेज एट दैट टाइम। बट उस टाइम पे जो इन्वेस्टर के पास फंड रेज के लिए वो स्टार्टअप का फाउंडर जाएगा, तब तक उसके पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है। जब मैंने और आपने इन्वेस्ट किया उसके पास खाली प्रोडक्ट थी, सेल्स की शुरुआत हो रही थी। अब डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन चुका है, सेल्स आना लगे है, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी उसको सामने दिख रहा है। तो नेचुरली उस टाइम पे जो इन्वेस्टर आएगा, ही विल हैव टू पे हायर वैल्यू ऑफ द कंपनी देन व्हाट वी एंटर्ड इन। ओके, करेक्ट। अब ऐसा एक और राउंड आएगा। जनरली इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वो चीज देखने को मिलती है स्टार्टअप में कि वो मल्टीपल राउंड इस तरह से आता है। हो सकता है कि कोई कंपनी में मल्टीपल राउंड आए ही नहीं, फाउंडर में उतनी दम है कि ही कैन विथ 1 or 2 फंड रेज ही कैन रन द शो ऑफ हिज ओन। जब कंपनी बड़ी होती है तो फाउंडर के दिमाग में आएगा कि आईपीओ लेके आते हैं, एग्जिट जो पुराने इन्वेस्टर है उसको मिल जाएगी इन ऑल। बट इसमें ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर टू नो, कि कोई कंपनी में ऐसा भी हो कि कंपनी चले भी नहीं। ये ऐसा नहीं है कि आपकी लिस्टेड इक्विटी की तरह हर कंपनी टिकी रहेगी। यहाँ पे मोर्टेलिटी होती है, यहाँ पे कंपनीज बंद भी होती है। तो इन्वेस्टर को एक पोर्टफोलियो अप्रोच ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर उसने 20 कंपनीज में 25 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, कुछ कंपनीज नहीं चलेगी, जीरो हो जाएगी, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। कुछ कंपनी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लायर जनरेट करेगी। एग्जिट कैसे होती है? अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, कोई बड़ी कंपनी आपको एक्वायर कर सकती है। हम इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स लेंगे पहले। अब गूगल का एग्जाम्पल देखो, या माइक्रोसॉफ्ट का देखो, सिस्को का देखो, अमेजॉन है, वो खुद की R&D से इतने बड़े नहीं हुए हैं। आप गूगल की जो बहुत अच्छी अच्छी एप्स देख रहे हो, राइट फ्रॉम यूट्यूब टू गूगल मैप्स, दीज आर ऑल एक्वायर्ड बिजनेसेस, किसी ने बनाए थे बिजनेस। उसकी कैपेसिटी ग्रो करने की जब तक थी उसने किया। गूगल को ऐसा लगा कि हम खुद ये बनाएंगे, उससे अच्छा है कि हम बिजनेस एक्वायर करके गूगल के फैमिली में ले लें, तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो इन बिटवीन द जर्नी आईपीओ करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ यू कैन बाय माय बिजनेस आउट। दिस इज हाउ द स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्क्स। फ्रैंकली ये समझने में थोड़ा टाइम जाता है, इसके लिए थोड़ी डिटेल में बात करनी पड़ेगी। बट इन अ नटशेल अगर आज हम ये इंटरव्यू के लिए अगर हम बात करें तो इतना समझना काफ़ी है कि पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ चलेगी, कुछ नहीं चलेगी।
बट जो चलती है वो बहुत ज़्यादा चलती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ऑन एन एवरेज you get higher returns by of course taking little higher risk in this way. True. Okay. Thank you, Apurva bhai. Thank you very much. It was excellent discussion about the PMS, AIF, startup ecosystem and GIFT City. Thank you. Thank you. Pleasure.